अरे बातें नहीं, अब ध्यान से सुनो। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मैथमेटिकल, इंटरेस्टिंग भी है और मैथमेटिकल चैप्टर है। नाम क्या है चैप्टर का? अल्टरनेटिंग करंट, है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसी। ठीक है। देखो, दो टाइप के करंट होते हैं। पहला करंट कौन सा है? एक तो है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि टाइम के साथ में उस करंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो टाइम के साथ में अगर कोई भी करंट चेंज नहीं होता, तो टाइम और करंट के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट, इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या होगा? अच्छा, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसी जनरेटर इसके लिए यूज किया जाता है। एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। एसी जनरेटर, उसका नाम ही ऐसा रखा अपन ने। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने वाला या जनरेट करने वाला जो डिवाइस होगा उसको एसी जनरेटर बोलेंगे। अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज होगा? तो देखो जी, इसमें क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों ही टाइम के साथ में चेंज होते रहेंगे। और इसको वेरिएबल करंट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि वेरी तो कर रहा है लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना भाई। वेरिएबल करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो कि वेरी करता हो, कभी भी वेरी करेगा तो वेरिएबल करंट। लेकिन इस करंट की खास बात क्या है कि ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में चेंज हो रहा है। अगर आपको ये पहले से पता हो कि कोई चीज़ एक फिक्स टाइम के बाद में बार बार रिपीट होगी, कोई भी फिनोमेना होगी, तो उससे हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है भाई, आपको पता है कि ये करंट एक फिक्स टाइम के बाद में क्या होगा? बार बार चेंज होगा, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता हो कि ये कभी भी बढ़ जाएगा कभी भी कम हो जाएगा, तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लो आपने कोई ऐसा डिवाइस इसके क्रॉस लगा दिया, ऐसे करंट के क्रॉस जो कि कभी भी चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? वो डिवाइस ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये मैक्सिमम इतना करंट जाएगा, फिर वापस कम होगा, फिर जीरो होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये जो इसमें देखो साइकिल जो दिखा रखा है ना, इसमें एक को हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। क्योंकि एक बार करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर किसी एक डायरेक्शन में होगी, जैसे एक वायर है उसके क्रॉस आपने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, तो उस वायर में जो करंट होगा एक फिक्स टाइम के लिए किसी एक डायरेक्शन में होगा और एक फिक्स टाइम के बाद में उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो करंट है ये फिक्स टाइम के लिए किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना, फिर कम होगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो करंट है इसको हम नेगेटिव करंट बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज हो रही है, और अगर हमें इसकी नेचर पता चल गई कि इतने टाइम बाद में चेंज होगा, तो इसको हम अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग जगह पे यूज भी कर सकते हैं। वेरिएबल करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में बस यही डिफरेंस है। वेरिएबल करंट कभी भी चेंज होगा, जिससे हमारा डिवाइस खराब भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का करंट है। और अगर आप वर्ड के अंदर देखोगे तो 99% हम अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ करते हैं। भाई घर पे जो सप्लाई आती है कौन सा करंट है? वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो 99% हम कौन सा करंट यूज़ करेंगे? एसी। 99%, मैंने बोला 99% मतलब मैक्सिमम हम एसी को ही यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ 1% या इससे भी कम, है ना, कौन सा करंट यूज़ किया जाता है? डीसी। ये वाला जो करंट है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी। ये हो गया एसी। तो सिर्फ 1% या इससे भी कम कौन सा करंट यूज होगा? डीसी यूज होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब अल्टरनेटिंग करंट को इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है, ये कई बार छोटा क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटिंग करंट की पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको प्रोड्यूस करना आसान होता है, और जो चीज़ आसान होती है ना, जो काम करना आसान होता है उसकी कॉस्ट कम होती है हमेशा। मतलब कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दो मैग्नेट्स लेंगे और उन दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल को रखेंगे और उस कॉइल को हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। अब उस कॉइल को रोटेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसके साथ में एक इंजन लगा सकते हो, इंजन से रोटेट कर सकते हो, है ना, या उससे एक फ़ैन अटैच कर दो, हवा चलेगी, फ़ैन घूमेगा तो वो कॉइल भी रोटेट होगी। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके लिए जो एसी जनरेटर हम यूज़ करेंगे उसमें प्रिंसिपल कौन सा काम करेगा? तो जो इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, क्या नाम था चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। क्या पढ़ा था उसमें कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है ना। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? एसी, है ना। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर इसको प्रोड्यूस करने के इतने सारे तरीके हैं तो इसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। जबकि डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। भाई एक सेल से या बैटरी से हमको डीसी मिलती है। तो सेल या बैटरी में क्या होता है? आप केमिकल्स यूज़ करते हो, उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो। उससे क्या होगा? आपको बार बार केमिकल चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप एक सेल लेके आते हो मार्केट से, थोड़े टाइम बाद में क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है, तो उसको बार बार थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिचार्जेबल सेल भी ला रहे हो तो वो भी एक फिक्स टाइम के बाद में ख़राब होता है। तो बार बार हमको नए सेल लाने पड़ेंगे, उनके लिए बार बार आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। जबकि डायनेमो के अंदर क्या होगा, या एसी जनरेटर में क्या होगा? सिर्फ आपको दो मैग्नेट्स लेनी है, उनको अरेंज कर देना है और उनके बीच में जो कॉयल आप रखोगे उसको रोटेट करना है। अब उसको रोटेट करने से ना तो वो कॉयल ख़राब होगी, ना मैग्नेट्स ख़राब होती हैं। तो वो लंबे टाइम तक, मतलब उसको आप 20 साल भी यूज़ करोगे तब भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब लंबे टाइम तक वो चीज़ यूज़ हो रही है। तो एसी की कॉस्ट इसीलिए कम होती है डीसी की कंपैरिजन में। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, जब हम उसको वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो वायर्स के अंदर जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है रेजिस्टेंस की वजह से, वो एसी के केस में क्या होता है? बहुत कम होता है। डीसी को अगर आप वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट करोगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, तो इसमें लॉस भी कम होता है। और क्या बेनिफिट है? तो अल्टरनेटिंग करंट को जब एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम चाहें तो उसका वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो उसका वोल्टेज कम भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। अब कई जगह क्या होता है, हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो आप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करके अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर सकते हो? करंट को कम भी कर सकते हो और जब ज़रूरत पड़े तो बढ़ा भी सकते हो। दोनों काम कर सकते हैं हम। जबकि डीसी में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर डीसी को कम करना है तो इसके लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सर्किट में, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस करके आप मतलब डीसी करंट को रिड्यूस तो कर सकते हो, लेकिन उसमें हमेशा हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। जबकि एसी की केस में विदाउट लॉस आप अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। ये डिवाइस हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर नाम का डिवाइस है, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा एक और इसका बेनिफिट है कि अगर कहीं पे मान लो किसी जगह पे ऐसा है कि आपको डीसी ही चाहिए, तो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। आपके एक चैप्टर आएगा लास्ट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें आप ये सर्किट पढ़ोगे। रेक्टिफायर सर्किट का काम ये होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी डीसी में कन्वर्ट करना। तो अगर ज़रूरत पड़े तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो भाई इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो, या फिर इसको प्रोड्यूस करना आसान है, या फिर इसको इसके वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को या एसी करंट को कम या ज़्यादा करना भी आसान है बाय यूजिंग ए ट्रांसफॉर्मर। और क्या फ़ायदा है? ये सस्ती होती है, इसको प्रोड्यूस करना आसान है, इसलिए चीप भी है, सस्ती भी है, और हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस इसमें कम रहेगा। एसी के केस में क्या होगा? हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस कम होगा, जबकि डीसी के केस में क्या होगा? हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो इतने सारे बेनिफिट है जिसकी वजह से हम मोस्टली कौन सा करंट यूज़ करेंगे? एसी करंट यूज़ करेंगे, करते हैं मतलब, है ना। वर्ल्ड के अंदर 99% हम एसी ही यूज़ करते हैं। तो ये तो देखो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई है। इस पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक ये बनता है कि एसी को हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं डीसी की कंपैरिजन में, इसके 3 बेनिफिट्स बताओ। तो ये जो मैंने बेनिफिट बताया ना आपको, इनमें से आप कोई भी बेनिफिट बता सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे बनेगा, इसके नेचर पे बन सकता है कि इसमें जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें करंट की डायरेक्शन किस टाइप से चेंज होती है। तो एक फिक्स टाइम के बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और उस टाइम का भी एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब इस एसी को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगेगा, देखो इसको अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। जैसे मान लो टाइम के साथ में करंट या वोल्टेज का आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि करंट या वोल्टेज की वैल्यू
एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज होगी, और एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को जितना भी टाइम लगेगा इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 1/t को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर एसी के कितने साइकिल रिपीट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम ई नोट या आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ई। इस चैप्टर में हम वोल्टेज को ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं। अगर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हो तो ई नोट लिख देना, और अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हो तो आई नोट लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको क्या बोलेंगे, ई नोट या आई नोट। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये देखो हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज क्या होता है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है। तो इसको डीसी की तरह नहीं लिखना है कि 5 वोल्ट डीसी 10 एम्पियर करंट, ऐसा नहीं लिखते। इसको अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे करंट को रिप्रेजेंट करना है एसी करंट को, तो इसको लिखा जाएगा आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। और अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिखेंगे, कई बुक्स में V का सिंबल भी यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम E का सिंबल यूज कर रहे हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो वेव फॉर्म है ये साइन वेव फॉर्म बोली जाती है। आप इसकी जगह कॉस फंक्शन भी यूज कर सकते हो, मतलब अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर क्या लिखोगे, E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। जो कॉस फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की होती है। देखो अब मैं कॉस वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वेव फॉर्म बनती है ना, ये इस टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कि t इक्वल टू 0 पे जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसको अपन ई नोट लिख देते हैं या फिर आई नोट। तो करंट या वोल्टेज की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे क्या होगी, मैक्सिमम, और फिर टाइम के साथ में ये चेंज होती रहेगी। इसमें एक कंप्लीट साइकिल कहाँ पे पूरा होगा, यहाँ पे जाके, तो इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। समझ में आया क्या, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम जो सिंबल्स यूज करेंगे करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो साइन फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। बाकी पूरे चैप्टर को आप कॉस की टर्म्स में करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करके भी स्टडी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है उसको जब आप साइन या कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो, ये तो है साइन वेव फॉर्म और ये है कॉस वेव फॉर्म। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि जो कॉस वेव फॉर्म है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है और फिर वेरी करती है, ये 0 से स्टार्ट होगी और फिर वेरी करेगी। बाकी वेव फॉर्म दोनों एक जैसी होती हैं। अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे ना, इसके आगे से, जैसे आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया इसको, तो इसके बाद में आपको ये सेम ही तरीके से चेंज होते हुए नजर आएगी। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन के टर्म्स में इसको स्टडी कर लो या कॉस के टर्म्स में, ये सिर्फ इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। साइन फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो एसी सर्किट्स होते हैं उनके लिए ये जो देखो मैंने एक दो चीज़ें और भी लिखी है यहाँ पे इक्वेशन में, ओमेगा लिखा है एक, तो ई नोट आई नोट का तो मतलब बता ही दिया, ये है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यूज। ओमेगा का मतलब क्या है, तो ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या थी, एफ इक्वल्स टू 1/t, तो वैसे ही ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला होता है 2π/t। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी पूछे तो मतलब एफ की बात कर रहा है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो इसका मतलब ओमेगा की बात हो रही है, ठीक है। और ओमेगा इंटू टी, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे साइन फंक्शन के आगे जो भी लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिखा हो, उसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको, ये सब फेज है। फेज का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पे जब हम करंट या वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको इस फेज को देखना पड़ेगा कि फेज कितना है। अगर फेज की वैल्यू जैसे 0 है, मान लो t इक्वल टू 0 पे आपने देखा, तो फेज कितना हो गया, ओमेगा इंटू 0 क्या होगा, 0। तो फेज 0 है तो उस कंडीशन में साइन 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि आई नॉट इंटू 0 0 बनेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर फेज पे करंट की वैल्यू क्या है, 0। फिर आपने देखा कि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, और एक इंस्टेंट पे जाके ओमेगा इंटू टी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो π/2 के बराबर है। तो ये अगर π/2 होगा तो उस कंडीशन में बताओ साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो उस कंडीशन में आई क्या आएगा, आई नॉट के बराबर आएगा। तो फेज को देख के आप ये आइडिया लगा रहे हो कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, मिनिमम है, 0 है, क्या है, मतलब जैसा भी है वो आपको फेज को देख के पता चलेगा। तो ये है फेज।
समझ में आया क्या? तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको देखो इक्वेशन जो मैंने लिखी है उसमें अच्छा ये क्या चीज़ है, आई और ई, ये तो पता चल गया, आई नॉट ई नॉट, ये तो क्या है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। लेकिन ई और आई क्या है, इनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो वैल्यूज होंगी उनको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। जैसे आपने बोला भी टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे आई की वैल्यू निकल के आएगी। आई क्या है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टी इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर करंट की वैल्यू है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से आप सीख लो क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में।